रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली जीएसटी के अंदर हम लोगों ने आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका टाइटल है रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। और तीसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ ये हमारा सेकंड क्लास रहने वाला है। इससे पहले मैं चैनल के ऊपर पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के बेसिक मीनिंग से लेकर के तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम एग्रीगेटेड टर्नओवर को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ जुड़े रहेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एग्रीगेटेड टर्नओवर। देखिए, जब भी आप लोग जीएसटी की बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करेंगे और स्पेसिफिकली सप्लाई की बात करेंगे, तो याद रखिएगा हम लोग मैक्सिमम टाइम टर्नओवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे जिसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है एग्रीगेटेड टर्नओवर। और एग्रीगेटेड टर्नओवर के मीनिंग को आप सभी को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जीएसटी का बेस रहने वाला है। काफी सारी ऐसी लिमिटेशन है, काफी सारी ऐसी थ्रेशोल्ड है जहां पर आप लोगों को एग्रीगेटेड टर्नओवर निकालना होगा। इसका मतलब न केवल मीनिंग बल्कि इसके फॉर्मेट को भी आपको बाय हार्ट करना है। अब टर्नओवर का मीनिंग आप सभी जानते हैं। एग्रीगेटेड टर्नओवर का मीनिंग क्या होता है? देखिए, एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर आपकी तमाम तरीके की सप्लाईज को आपको इंक्लूड करना है। अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई है तो उसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर आपकी एग्जम्प्ट सप्लाई है तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा, अगर आपकी जीरो रेटेड सप्लाई है तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा। माने जितनी भी आपकी सप्लाई है सबको आपको ऐड कर देना है। तो जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है उसको आप लोग एग्रीगेटेड टर्नओवर कहते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, एक आपकी टर्म्स एंड कंडीशन इंप्लीमेंट होती है कि सर जो आपका जीएसटी का पोर्शन है, चाहे वो किसी भी तरीके का जीएसटी हो, आपका सीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, या यूटीजीएसटी हो सकता है, या आपका जीएसटी से जुड़ा हुआ कोई सेस हो, उन तमाम चीजों को आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करके चलना है, इंक्लूड करके नहीं चलना है। इसका मतलब आपकी सप्लाई की तमाम वैल्यूज को प्लस करके उसके अंदर से जीएसटी और जीएसटी सेस को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है? एग्रीगेटेड टर्नओवर बन जाता है। समझ में आया? इसको यहीं पे सेम डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, जब भी आप लोग एग्रीगेटेड टर्नओवर की बात करेंगे तो आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 का हवाला लेकर के बात करेंगे। माने आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 के अंदर किसको डिफाइन किया गया है? सर, आपकी एग्रीगेटेड टर्नओवर को डिफाइन किया गया है। एग्रीगेटेड टर्नओवर का मीनिंग होता है एग्रीगेट वैल्यू। एग्रीगेट का मतलब कंबाइन वैल्यू। किस किस की बात लोग करते हैं? आप लोग यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाईज को लेकर के चलते हैं, आप लोग यहाँ पर एग्जम्प्ट सप्लाईज को लेकर के चलेंगे, और यहाँ पर आप लोग एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज को लेकर के भी चलने वाले हैं। अलोंग विद याद रखिएगा यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई को भी आपको लेके चलना है। ऑफ ए पर्सन हैविंग द सेम पेन, याद रखिएगा वो पर्सन जिसका एक पेन के अंडर ये सारा काम होना चाहिए, बी कंप्यूटेड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस एक्सक्लूडिंग। क्या क्या एक्सक्लूड करके चलना है? सर, आप सीजीएसटी को एक्सक्लूड कर दीजिए, एसजीएसटी को एक्सक्लूड कर दीजिए, यूटीजीएसटी को एक्सक्लूड कर दीजिए और आईजीएसटी को एक्सक्लूड कर दिया। अलोंग विद सारे आप अगर सेस को माइनस कर देते हैं, यानी इन चीजों को अगर आप लोग माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? एग्रीगेटेड टर्नओवर मिल जाएगा। तो एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर हमें क्या क्या प्लस करना होगा? टैक्सेबल सप्लाई लेके चलना है, हमें एग्जम्प्ट सप्लाई लेके चलना है, हमें आगे अगर आप लोग देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के चलना है, और इंटर स्टेट सप्लाई को लेके चलना है। इन तमाम सप्लाईज को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और माइनस कर देना है आपका जीएसटी का कंपोनेंट और जीएसटी सेस से जुड़ा हुआ कंपोनेंट। अब जीएसटी के अंदर आपका कोई भी जीएसटी हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नेट रिजल्ट आपको मिलेगा ना, वो क्या कहलाएगा? एग्रीगेटेड टर्नओवर कहलाएगा। और एग्रीगेटेड टर्नओवर का एक्सप्लेनेशन सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 6 के अंदर दिया गया है। इसको भी आपको अपनी मेमोरी के अंदर डाल लेना है। अगर आप लोग यहाँ पे एक्सक्लूड की बात करते हैं तो मैंने थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक्सक्लूड के अंदर आप जीएसटी के पोर्शन को एक्सक्लूड करते हैं, प्लस में आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सेस को एक्सक्लूड करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप लोग जीएसटी पे करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया होगा, एक आपका आरसीएम होता है, एक आपका एफसीएम होता है। बाय डिफॉल्ट हम लोग कहते हैं इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे आरसीएम का मतलब क्या होता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर एक मोटा मोटा डिफरेंस आपको बता देता हूं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सर, यहाँ पर जो आपका सप्लाई करता है उसको आप लोग यहाँ पे सप्लायर कहते हैं, तो ये क्या हो गया सर? आपका सप्लायर
सप्लायर हो गया है और ये सर आपका क्या हो गया है, रेसिपेंट हो गया है। क्लियर? तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये क्या है, आपका रेसिपेंट है। तो ध्यान ये रखना है, ये वाला जो पर्सन है सप्लायर किसको सप्लाई देगा सर, रेसिपेंट को सप्लाई देगा। अब याद रखिएगा सप्लाई का एक वैल्यू होता है, क्या होता है, सप्लाई का एक वैल्यू होता है। अब उस वैल्यू के ऊपर या जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर ये क्या करेगा, जीएसटी भी चार्ज करेगा। माने यहाँ पे क्या करने वाला है, सप्लायर के हाथ में होता है जो इसने सप्लाई किया है उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करना, और ये जो आपको जीएसटी लगाया है इसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, सप्लायर की होती है। और सप्लायर ने जो आपका जीएसटी कलेक्ट किया है उसको कहां तक पहुंचाना है सर, गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। माने आप लोग ये कह सकते हैं जीएसटी कलेक्ट करके और गवर्नमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अगर सप्लायर की है तो ये क्या कहलाएगा सर, ये आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहलाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपका जो सप्लायर केवल आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पकड़ता है, माने जीएसटी को कलेक्ट नहीं करता है, ना ही जीएसटी को चार्ज करता है। जो कस्टमर है, जो रेसिपेंट है, वो इटसेल्फ अपना जीएसटी गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करता है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो को आप लोग क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। यानी कि जहां पर सप्लायर आपका जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को कलेक्ट करके ना कस्टमर से, और जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, तो वो आपका फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है। जहां पे रेसिपेंट अपने बिहाफ पे जीएसटी पे करता है गवर्नमेंट को, तो वो क्या हो जाता है, आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो जाता है। बाकी काफी डिटेल में जाकर के हम लोग चैप्टर नंबर 11 के अंदर इसके बारे में डिटेल में डिकोड करने वाले। अभी के लिए आपको समझ में आया, यहाँ पे आपका जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, सप्लायर, और पे भी कौन करेगा, सप्लायर गवर्नमेंट को। यहाँ पर आपका जो रेसिपेंट है, रेसिपेंट का मतलब जो आपका एक तरीके से कस्टमर है, वो क्या करने वाला है, जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करने वाला है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जीएसटी का कंपोनेंट आपको माइनस करना है। एग्रीगेटेड टर्नओवर के अंदर जीएसटी और जीएसटी सेस आपको इंक्लूड करके नहीं चलना है। इसके अलावा अगर आप लोग आरसीएम का, एक आपका आउटवर्ड सप्लाई होता है, एक आपका इनवर्ड सप्लाई होता है, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपका इनवर्ड सप्लाई हुआ है, याद रखिएगा क्या हुआ है, अगर आपका इनवर्ड सप्लाई हुआ है किसके केस में, आरसीएम के केस में, तो उसको भी आपको यहां पे क्या कर देना है सर, एक्सक्लूड कर देना है, माने उसको आपको ऐड नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई जैसे अगर आप लोग अल्कोहल की बात करते हैं, अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। जैसे अगर आप लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग नेचुरल गैस की बात करते हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल वगैरह हो गया, नेचुरल गैस की आप लोग बात कर दीजिए। इसके अलावा भी हमारे पास 2-4 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, जीएसटी नहीं देखने को मिलता है, तो उसको भी यहाँ पे आपको क्या करना है सर, एक्सक्लूड करना है। यानी कि नॉन जीएसटी सप्लाई को इंक्लूड नहीं करना है, इनवर्ड सप्लाई अंडर द आरसीएम को इंक्लूड नहीं करना है, और जीएसटी कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं करना है। बाकी जो बच गया सबको ऐड कर देंगे ना, तो जो आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर बनेगा, वो सॉरी जो आपका टोटल बनेगा वो क्या होगा, एग्रीगेटेड टर्नओवर होगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, एग्रीगेटेड टर्नओवर इज इक्वल टू द टैक्सेबल सप्लाई प्लस में एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस में जीरो रेटेड सप्लाई और प्लस में इंटरस्टेट सप्लाई। समझ में आया, टैक्सेबल सप्लाई प्लस में एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस में जीरो रेटेड सप्लाई और प्लस में क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई, और माइनस क्या करना है सर, जीएसटी और जीएसटी सेस को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। देखिए मैं जीएसटी बोल रहा हूं, उसके साथ सेस होता है, ठीक है, आप लोग समझिएगा। ये जो आपका टैक्स के अंदर सेस लगता है ना, वो सेस है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझिएगा, ये हम लोगों ने जब डीटी पढ़ा था, डायरेक्ट टैक्स पढ़ा था, इनकम टैक्स पढ़ा था, तो वहां पर भी आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा था, तो वहां पर भी हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला था, सेस बोला था, लेकिन वो किसके रेफरेंस में था, हेल्थ और एजुकेशन सेस के रेफरेंस में था। सिमिलरली यहाँ पे जीएसटी से जुड़े हुए सेस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कितनी क्लैरिटी मिला होगा सर, एग्रीगेटेड टर्नओवर का मीनिंग क्या है, किन किन चीजों को इंक्लूड करना है, किन किन चीजों को एक्सक्लूड करना है, ये बात आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। अब हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, दैट इज द रजिस्ट्रेशन, जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया है। अब सर दोबारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े सा कुछ कुछ बातें हैं जो और ऐड ऑन करनी है। सर आपने पढ़ा रजिस्ट्रेशन अपने आप में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी पर्सन खुद को रजिस्टर करता है एज ए टैक्सेबल पर्सन अंडर द जीएसटी लॉज। अमूमन हम लोग किसकी बात करते हैं सर, आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करते हैं। और यहां पर अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सीजीएसटी एक्ट के अंदर मैंने बताया था, अगर आप लोग सेक्शन 22 से 30 तक चलते हैं तो आपको किसकी जानकारी दी होती है सर, आपको रजिस्ट्रेशन की जानकारी
खरीदी होती है, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। अब नई बात क्या है, नई बात ये है कि सर यहां पर आपने लिमिट्स पढ़ी थी, लिमिट्स से आप कहेंगे कि एग्जैक्टली किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। एक आपकी ऐसी लिस्ट थी जहां पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, एक ऐसी लिस्ट थी जहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, और एक हमने थ्रेशोल्ड बेस पे समझा था, तीन कैटेगरी क्लासिफाई कर दी थी, 10 लाख का लिमिट था, 20 लाख का लिमिट था, जहां पे आप लोगों ने, मैंने दो निमोनिक्स भी बताए थे, और एक आपका अलग कैटेगरी बना था जो इन दोनों से अगर आपका नहीं होता है तो तीसरी कैटेगरी के अंदर एक्सक्लूसिव गुड्स वाला जो आपका मामला था वो हमने पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है सर, अगर आपका एक पर्सन है वो आपका लायबल है, यानी कि उसको जीएसटी लेना पड़ेगा, वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है, तो उसको एग्जैक्टली कितने टाइम लिमिट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा, इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। लेट अस से मेरा जो लिमिट है वो 10 लाख का है, ठीक है ना। अगर आप लोग एमएम पुट के अंदर या एमएम जो आपका पहला केस था 10 लाख वाला, वहां पर अगर आप लोग आते हैं, या सैम पुट के अंदर आते हैं, अगर आपका 20 लाख का कैटेगरी है, मान लीजिए मेरा टर्नओवर आज 20 लाख हुआ है, क्या हुआ है, आज 20 लाख हो गया है, और आज से विद इन द 30 डेज अगर मैं अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देता हूं, तो जिस दिन मेरा टर्नओवर आपका लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस किया, उसी दिन को आप लोग क्या कंसीडर करेंगे, आपका एग्जैक्टली जो ग्रांट डेट है उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन समझिएगा, जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ है ना, उसके 30 दिन के अंदर, विद इन द 30 डेज आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, अगर आप लोग रजिस्ट्रार मस्ट अप्लाई विद इन द 30 डेज, अगर आप लोग क्या करते हैं 30 डेज के अंदर अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या करना, ये आपका जो 30 डेज है ये आपका टाइम पीरियड है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। लेकिन 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 ये जो आपका सीटीपी होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसके लिए नहीं होता। जब भी आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होगा, जो भी अपना बिजनेस का कमेंसमेंट करेगा, उससे एटलीस्ट 5 दिन पहले उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यानी आप लोग ये कह सकते हैं सीटीपी के केस में एटलीस्ट 5 डेज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। क्लियर है, अगर आप लोग बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कमेंसमेंट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कम से कम 5 दिन पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जो नॉर्मल केस है उसके अंदर जिस दिन आपका टर्नओवर क्रॉस हुआ, उसके 30 दिन के अंदर, विद इन द 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा। और अगर आप लोग सीटीपी के केस में है, तो एटलीस्ट 5 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ये आपका टाइम लिमिट रहने वाला है रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर है। अब सबसे जरूरी बात है, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या बला है, एग्जैक्टली इसको समझाइए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन लिया कैसे जाता है, देखिए पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आपने अपना एग्रीगेटेड टर्नओवर देखा, अगर आप थ्रेशोल्ड के बिहाफ पे चेक करते हैं, मान लीजिए 20 लाख था, आपका 20 लाख लिमिट क्रॉस हो गया है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग कहां पे हैं, 21st सेंचुरी के अंदर है, दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो आपका पूरा का पूरा मामला कैसा रहता है सर, आपका ऑनलाइन रहता है, ठीक है। यानी कि आप जो भी प्रोसेस करेंगे ऑनलाइन करेंगे, जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। बुनियादी तौर पे आपको 6 स्टेप का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको फर्निश करना है अपनी बिजनेस डिटेल को, उसके बाद आपको अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप लोग ये तीनों स्टेप कर देते हैं, आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, आपने फर्निश किया बिजनेस डिटेल को, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, उसके बाद आपका जो जीएसटी ऑफिसर है या जो स्पेशल ऑफिसर है वो वेरिफिकेशन करेगा। अब वेरिफिकेशन के अंदर अगर आपका सारा मामला डन होता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता है। अगर कोई गड़बड़ होता है तो आपसे क्या मांगा जाएगा, आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। अगर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, तो विद इन द 7 वर्किंग डेज, याद रखिएगा कितने की बात हो रही है, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको क्लैरिफिकेशन देना होगा। अगेन अगर आप क्लैरिफिकेशन से आपका जो जीएसटी ऑफिसर है वो सेटिस्फाई होता है, तो आपको जीएसटी ग्रांट हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कैंसिल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाता है सर, ग्रांट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो आपको कितनी स्टेप निकालनी है सर, 6 स्टेप निकालनी है। अगर आप लोग क्या कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर, आपका टर्नओवर चेक करना है। क्लियर है, क्या चेक करना है, टर्नओवर। टर्नओवर अगर आपका क्रॉस हो जाता है, क्या हो जाता है सर, अगर आपका टर्नओवर क्रॉस हो गया है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंदर बुनियादी तौर पे आपको कहां से करना है सर, आपको जीएसटी के पोर्टल से करना है। अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, अभी मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। सर कितनी स्टेप लगने वाली है सर, टोटल 6 स्टेप्स लगेंगी, जिनका इस्तेमाल करके आप लोग क्या ग्रांट करवा सकते हैं सर, रजिस्ट्रेशन ग्रांट करवा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑनलाइन जाना है। सबसे पहले कहां पे जाना है? ऑनलाइन जाना है सर जीएसटी पोर्टल के ऊपर, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको भरना है फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। समझ में आया? ये फॉर्म है फॉर्म जीएसटी आरईजी 01। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब आप लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल डालनी है। इसमें आपका पैन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और आपका ओटीपी से वेरिफिकेशन डन होता है। यानी कि जब भी आप लोग फॉर्म जीएसटी आरईजी 01 भरते हैं तो ऑनलाइन होगा, जीएसटी पोर्टल पे होगा, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप डन हो गया है। सेकंड स्टेप पे मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना, वेरिफिकेशन के बाद ना आपको फर्निश करना है अपनी बिजनेस डिटेल को। बिजनेस डिटेल के अंदर क्या है सर, आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है, जैसे उसके कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को बताना है, उसके बाद एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस को बताना है अगर है। इसके बाद आप लोग डिटेल ऑफ द प्रमोटर, पार्टनर्स, डायरेक्टर, जो भी आपका जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है ना, वो तमाम चीजें यहाँ पे डालनी है। एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको डालनी है। ठीक है, अच्छा इसका बाद में भी ऑप्शन दिया जाता है, खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीएस, सीएस, सीएमए जैसे एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा जरूरी है। ग्रेजुएशन के लिहाज से आपको ये सारे पॉइंट लिख के आने हैं। सर आपको फर्निशिंग ऑफ बिजनेस डिटेल के अंदर बिजनेस नेम और कॉन्स्टिट्यूशन बताना है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना है, अगर उसके अलावा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है उसको एक्सप्लेन करना है, डिटेल ऑफ द प्रमोटर, पार्टनर्स और डायरेक्टर को एक्सप्लेन करना है, और आपके बैंक डिटेल्स को यहाँ पे अपडेट करना है। अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो आपका सेकंड स्टेप भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 3 के अंदर जाते हैं। आपको जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं ना, जितने भी आपको एक तरीके से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने, जहां पर सबसे पहले आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, ओरिजिनल आधार कार्ड अपलोड करना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस अपलोड करना है, बैंक अकाउंट प्रूफ आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर पार्टनरशिप के अंदर है तो पार्टनरशिप डीड अपलोड करना है, और अगर आपका कोई ऐसा है जो ऑर्गेनाइजेशन या फर्म जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, इनकॉर्पोरेशन की जरूरत है, तो आपका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेशन अपलोड करना है। यानी कि जितने भी जरूरी बेसिक डॉक्यूमेंट है आप लोग पोर्टल पे जाके पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट स्टेप 3 के अंदर अपलोड करने हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे ये स्टेप्स पूरे किए, सर कौन कौन से स्टेप पूरे किए, स्टेप नंबर 1 पूरा किया, स्टेप नंबर 2 पूरा किया, स्टेप नंबर 3 पूरा किया, स्टेप नंबर 4 के अंदर आपका किसका इन्वॉल्वमेंट आ गया सर, जीएसटी ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट आ गया। क्लियर, कौन आ गया सर, आपका जीएसटी ऑफिसर आ गया है। अब आपने जो डिटेल्स दी है उससे वो या तो सेटिस्फाई हो सकता है या फिर वो आपका नॉट सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, या तो आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, या तो नॉट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई हो गया है तो आपको क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा, बस इसके बाद आपको नहीं करना है कुछ भी। अगर नॉट सेटिस्फाई होता है तो पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है। याद रखिएगा क्या मांगेगा सर, क्लैरिफिकेशन मांगेगा, और आपको उसका 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना। ठीक है, उसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सेटिस्फाई होगा या तो आपका नहीं होगा। अब की बार अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा सर, ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक आपको प्रोसेस समझना है। तीनों स्टेप करने के बाद सबसे पहले आपने क्या किया सर, आपने GSTREZ01 भर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया है सर, आपने फर्निशिंग ऑफ बिजनेस डिटेल डाला है, उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद चौथी स्टेप के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट आता है सर, जीएसटी ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग स्टेप 4 की बात करते हैं, वेरिफिकेशन बाय द जीएसटी ऑफिसर होता है। अगर आपका करेक्ट होता है तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है। अगर आपका क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो किस फॉर्म में मांगा जाएगा ये भी याद रखना है सर, ये आपका फॉर्म नंबर रहेगा REZ03। ठीक है, किस में रहेगा, REZ03, जीएसटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म नंबर है। आपको जवाब किस में देना पड़ेगा सर, आपको जवाब देना पड़ेगा GSTREZ04 के अंदर, यानी कि एग्जैक्टली जैसे आपका 3 में जवाब मांगा है तो 4 में आपको देना। ठीक है, यानी कि 1 नंबर आपका बढ़ जाता है, टेक्निक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे या तो यहीं पे आपको जो आपका क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया है, तो आपका स्टेप नंबर 4 तक काम चलेगा। अगर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप लोग क्लैरिफिकेशन मांगते हैं तो आपको किस में जवाब देना पड़ेगा, फॉर्म जीएसटी नंबर 4 के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। और याद रखिएगा कितने दिन के अंदर, 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको जवाब देना है। ठीक है,
जैसे ही आपने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया तो या तो आंसर आएगा यस के अंदर या तो आंसर आएगा नो के अंदर। नो आया तो अब आपका क्या हो जाएगा सर, आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको फिर से देखना पड़ेगा। यस के अंदर आपको क्या हो जाएगा सर, आपको रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, ग्रांट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपकी 4 स्टेप में भी मामला सिमट सकता है और ये आपका मामला 6 स्टेप में भी। अगर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है तो 6 स्टेप रहेंगी, अगर आपसे क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा जाता है तो आपके कितनी स्टेप रहेंगी माय डियर फ्रेंड्स, बुनियादी तौर पे याद रखिएगा आपकी 6 स्टेप रहेंगे। क्लियर है, क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा जाता है तो 4 रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा। सर एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसको हवा बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। सीएमए वाला पोर्शन नहीं उठाना है, आपको ग्रेजुएशन वाला पोर्शन उठाना है, उसके अंदर केवल इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और सबसे जरूरी बात आपको बताता हूं, ये क्या हो गया है सर, आपको ग्रांट हो गया है क्या, रजिस्ट्रेशन। अगर आप इफ सेटिस्फाई, मैंने बताया ना सेटिस्फाई होता है जीएसटी ऑफिसर, वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है। सर्टिफिकेट जो इशू होगा ना वो फॉर्म जीएसटी नंबर 6 के अंदर इशू होगा। क्लियर है, आपको जीएसटीआईएन का मतलब क्या होता है मैंने बताया हुआ है सर। जी का मतलब होता है आपका गुड्स एंड एस का मतलब क्या होता है सर, आपका सर्विसेज। याद रखिएगा क्या होता है आपका सर्विसेज। आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है, ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको मिल जाता है। और इसकी वजह से ही आप लोग क्या बन जाते हैं सर, आप लोग टैक्सेबल पर्सन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं सर, आप लोग टैक्सेबल पर्सन। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, आप लोग अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन बिकम इफेक्टिव। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव होगा, द डेट ऑफ लायबिलिटी अक्रॉस। क्या हो गया, लायबिलिटी अक्रॉस हो गया। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, 1/4/2025 को मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ, लिमिट कंप्लीट हुआ है, और मैंने अगर विद इन 30 डेज, लेट अस से मैंने 15/4/2025 को अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, और अप्लाई करने के 5 दिन के अंदर, एक एग्जांपल ले रहा हूं, रैंडम एग्जांपल, 20/4/2025 को मेरा जीएसटी एक तरीके से ग्रांट हो गया, तो इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा जिस दिन मेरा थ्रेशोल्ड कंप्लीट हुआ था, जिस दिन मेरा लायबिलिटी अरोज हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा विद इन 30 डेज की बात है। सर अगर विद इन 30 डेज नहीं हुआ तो उस केस में आप याद रखिएगा जिस दिन आपको जीएसटी ग्रांट हुआ, जिस दिन आपको जीएसटी ग्रांट हुआ है उस सिचुएशन के अंदर आपका वही डेट ऑफ इफेक्टिव माना जाएगा। क्लियर, यानी कि आप लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं, ये जो आपका टेबल है ना, कहां पे गया, इसको बाई हार्ट करना है। क्या करना है, इसको बाई हार्ट करना। ठीक है, अगर आप लोग विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हैं तो डेट ऑफ लायबिलिटी जिस दिन अरोज हुआ था वो आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। आफ्टर 30 डेज करते हैं तो जिस दिन आपका ग्रांट हुआ है रजिस्ट्रेशन वो माना जाएगा। क्लियर है, अच्छा एक होता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वो होता है जहां पर आपकी लिमिट नहीं हुई है, यू आर नॉट लायबल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन जो भी मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग लायबल नहीं है, लेकिन आप लोग स्व इच्छा से यानी कि सेल्फ विलिंग से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के केस के अंदर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा ना वही आपका डेट ऑफ इफेक्टिव डेट माना जाएगा। क्लियर है, तो इफेक्टिव डेट पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने विद इन 30 डेज जिस दिन आपका लायबिलिटी अरोज हुआ किया है तो जिस दिन लायबिलिटी अरोज हुआ वही आपका इफेक्टिव डेट होगा। आफ्टर द 30 डेज करते हैं तो जिस दिन आपको ग्रांट हुआ है वो डेट कंसिडरेशन में आएगा। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के अंदर भी सेम मामला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट है, सीटीपी के केस में और एनआरटीपी के केस में, यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में और नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन के केस में आपको क्या करना पड़ता है, एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है, और जो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एस्टिमेटेड लायबिलिटी के बेस होता है, चाहे आप लोग सीटीपी की बात करें चाहे आप लोग एनआरटीपी की बात करें। और ये जो रजिस्ट्रेशन है 90 दिन तक वैलिड होता है। याद रखिएगा आपने आज कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस किया उससे एटलीस्ट 5 डेज पहले क्या लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, और एस्टिमेटेड डेज पे आपको रजिस्ट्रेशन पे करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 90 दिन का टाइम पीरियड रहता है आपका रजिस्ट्रेशन का, और आगे आप लोग इसको कितना एक्सटेंड करवा सकते हैं, एक्सटेंडेबल बाय द 90 डेज, ये भी आपको याद रखना है। और ये सेम नियम आपके यहाँ पे भी लागू होती है। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बताया सर, एनआरटीपी और सीटीपी के केस में रजिस्ट्रेशन इज वैलिड अप टू द 90 डेज, और आगे आप लोग इसको एक्सटेंडेबल है 90 दिन। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपके रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई थी। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लैरिटी मिला होगा, आपको समझ में आया होगा। अब काफी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया, कोई गलती हो गया, मेरे को अपना रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंडमेंट कराना, चेंजेस कराना है तो कैसे होगा, या कई बार एग्जामिनर पूछ लेता अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है तो कैसे होगा। ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन के अंदर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए हमें आपका फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 14 अप्लाई करना है। सर क्या करना है, फॉर्म नंबर
जीएसटी आरईजी 14 अप्लाई करना है, और अगर आपका ये अप्रूवल इशू होता है किसके फॉर्म में, फॉर्म नंबर जीएसटी आरईजी 15 के अंदर। क्लियर है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अच्छा, जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, वो दो तरीके से रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, या तो जो टैक्स पेयर है वो खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए अप्लाई करें, या जो जीएसटी ऑफिसर है वो आपका, अगर आपने नॉन कंप्लायंसेस किया है, माने आपने कोई नीति नियम सिद्धांत के साथ काम नहीं किया है, कोई नॉन कंप्लायंसेस एक्टिविटी किया है, उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और ये जो आपका एप्लीकेशन है किस में होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 16 के अंदर होगा। इनको आपको याद करना है, दिलो दिमाग के अंदर बैठा ना, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। एक बार गो थरो करेंगे तो आपको सारी चीजें बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगी, और आपको क्लैरिटी मिलेगा कि एग्जैक्टली हम किस मुद्दे पर, किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स इस सेकंड क्लास के अंदर देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें मैंने आपको पढ़ाई। पीछे वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा, काफी डिटेल में जाकर के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बुनियादी जानकारी हासिल कर ली थी। यहाँ पे हमने समझा एग्रीगेटेड टर्नओवर का मीनिंग क्या है, क्या क्या इंक्लूड करके चलना है, क्या क्या एक्सक्लूड करके चलना है, और सर इसका फॉर्मेट क्या रहता है। इस मुद्दे पर मैंने आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा की। उसके बाद मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम लिमिट क्या रहती है, सीटीपी का केस भी बताया आपको, और मैंने नॉर्मल केस भी बताया। उसके बाद बताया रजिस्ट्रेशन के अंदर टोटल बुनियादी तौर पे 6 स्टेप होती हैं, 6 के 6 स्टेप को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सर मैंने आपको बताया है स्पेशल प्रोसीजर फॉर द सर्टेन सीटीपी और एनआरटीपी के केस में स्पेशल प्रोविजन और टाइम लिमिट्स आपको देखने को मिलती है। इफेक्टिव डेट कब से कंसिडरेशन में आएगा ये पढ़ लिया, अमेंडमेंट कराना है तो क्या आएगा, और कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन के केस में क्या आएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स क्लास नंबर 2 आपको समझ में आया होगा, सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली दफा आए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।